नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात अमेरिकी राजनीति में मची उथल पुथल की। कभी राष्ट्रपति ट्रंप के जिगरी रहे मशहूर उद्योगपति टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क अब उनके खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने 5 जुलाई 2025 को अमेरिका पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में बटी अमेरिका की राजनीति में किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश बची है? क्या तीसरी पार्टी कभी सफल भी हुई है? और क्या एलन मस्क कोई नया विचार भी लेकर आ रहे हैं या सिर्फ जिद की वजह से नई पार्टी बना रहे हैं? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हास्यास्पद क्यों बताया है? अमेरिका में तीसरी पार्टी बनाने के प्रयास कब कब हुए और उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती? इन तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का सफर। एलन मस्क। 4 जुलाई 2025 को अमेरिका ने अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और 5 जुलाई को वहां पर एक नई पार्टी का ऐलान हो गया जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने कहा था कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन से जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया तो वे एक नई पार्टी बना लेंगे। 4 जुलाई को ही ये बिल पास हुआ और जो टैक्स कट्स को स्थायी करता है, रक्षा और सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाता है, तमाम कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती करता है। मस्क ने इसे पागलपन भरा खर्च कहा, जो उनके मुताबिक अमेरिका का कर्ज 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा सकता है। और जैसा कहा था, जैसे ही यह बिल पास हुआ, मस्क ने एक्स पर नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बाय ए फैक्टर ऑफ 2 to 1 यू वांट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एंड यू शैल हैव इट। यानी उन्होंने एक दरअसल लोगों के बीच एक सर्वे कराया था अपने एक्स पर। एक्स के वो मालिक हैं जो कभी ट्विटर हुआ करता था और उसमें इनके हिसाब से 65% लोगों ने तीसरी पार्टी की ज़रूरत को लेकर समर्थन दिखाया। तो इनका ये कहना है कि लोगों की मांग है कि अब एक ऐसी पार्टी बने जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से अलग हो। उन्होंने कहा कि उनका जो संकल्प है इस पार्टी को लेकर, उसमें अमेरिकी नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता वापस दिलाना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन की जो मिली भगत है और मिली भगत वाली जो एक पक्षीय व्यवस्था है उसको तोड़ना है। और इसलिए ये पार्टी उनके हिसाब से इतिहास की एक ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि रिपब्लिकन से नीतिगत रूप से उनकी पार्टी यानी अमेरिका पार्टी कैसे अलग होगी। मस्क कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी थे। उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने में डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी मदद की। अनुमान है कि करीब 290 मिलियन डॉलर रुपए, माफ़ करिएगा, करीब 290 मिलियन डॉलर ट्रंप के समर्थन में, प्रचार में मस्क ने खर्च किए। लेकिन ट्रंप की कुछ नीतियों का उन्होंने विरोध किया जिससे ट्रंप भड़के हुए। उन्होंने नई पार्टी के गठन पर क्या कहा यह भी देख लीजिए। यानी मस्क साहब की बात पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। उन्होंने लंबा चौड़ा एक अपना जो उनका ट्रुथ सोशल है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको वो चलाते हैं और जिस पर वो लिखते हैं, तो उसमें उन्होंने मस्क की पार्टी को बकवास करार दिया और कहा कि पटरी से उतरी ट्रेन है। I am saddened to watch Elon Musk go completely off the rails, essentially becoming train wreck over the past 5 weeks। दरअसल बहुत लंबा ये एक उनकी ये टिप्पणी है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ कोसा है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी बंद करते तो मस्क को दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने मस्क की जांच करा के दक्षिण अफ्रीका वापस भेजने की धमकी भी दी है। ट्रंप ने मस्क पर नासा में अपने डेमोक्रेट दोस्त को नियुक्त करने की मांग करने का भी आरोप लगाया, जो स्पेस एक्स के हितों के लिए अनुचित था। स्पेस एक्स के ज़रिए एक रॉकेट है जिसके ज़रिए वहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें लोगों को एक तरह से कहा जाए कि
दूसरे अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। यह सही है कि एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को जन्मे थे और उन्होंने 2002 में अमेरिका की नागरिकता हासिल की। इस वजह से, यानी वहां पर वो पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन वे अमेरिका में नया राजनीतिक प्रयोग करने पर आमादा हैं। ट्रंप के हमले के जवाब में मस्क ने भी पलटवार किया है कि उनकी पार्टी 2026 के मिड टर्म चुनावों में रिपब्लिकन सांसदों को प्राइमरी में चुनौती देगी। पहले वहां प्राइमरी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो जीतता है वही फिर आगे एक नई राजनीतिक जो तस्वीर देश की बनती है उसमें कोई उम्मीदवार बन सकता है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि अमेरिका पर कर्ज की स्थिति क्या है जिसे मस्क इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और क्या सचमुच अमेरिकी राजनीति दो पार्टियों यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की मिली भगत वाली व्यवस्था बन गई है। दोनों पार्टियां दरअसल एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। तो पहले अमेरिका में कर्ज की बात। अमेरिका का जो राष्ट्रीय कर्ज है इस समय वो $35 ट्रिलियन से अधिक है, जो जीडीपी का लगभग 130% है। 1 ट्रिलियन का मतलब समझिए 1000 अरब। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कर्ज है, और जीडीपी का 130% एक खतरनाक स्तर इसको कहा जाएगा। ब्याज भुगतान और कर्ज चुकाने की लागत अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकती है। अगर आप पर इतना ज़्यादा कर्ज है कि उसका ब्याज ही चुकाने में आपकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चला जाता है, तो जाहिर है अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, और मस्क ने इसे ही कर्ज की गुलामी कहा है। तो क्या इनोवेशन के लिए खास तौर पर पहचान रखने वाले एलन मस्क की राजनीति बदलने को लेकर भी कोई सोच है? एलन मस्क ऐसे विचार और तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जो भविष्य को बदल सकते हैं। स्पेस एक्स की बहुत चर्चा होती है। उसके अलावा टेस्ला जो एक तरह से इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में और एक बहुत बड़ा काम इस समय हो रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में, ये इनके प्रयोग हैं। मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, रॉकेट्स, ब्रेन चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरप्लेनेटरी यात्रा पर जोर दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि दूसरे ग्रहों तक की मनुष्य यात्रा करे, उनके विज़न में ये है। और उनका जो स्पेस एक्स रॉकेट प्रोग्राम है वो मंगल पर जीवन संभव बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो, इस बड़े विज़न के साथ वो इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। ये कब हो पाएगा, कितने बरस लगेंगे, संभव होगा कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक बड़ा सपना मानव जाति के लिहाज से ये है कि मनुष्य की बस्तियां मंगल पर बस सकें। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का भी परीक्षण चल रहा है, लेकिन राजनीति ऐसे इनोवेशन या नवाचार की इजाज़त नहीं देती। यहाँ बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। वैसे भी ट्रंप की आर्थिक नीतियाँ जो हैं, मस्क का विचार उनसे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। मस्क मुक्त बाज़ार, कम टैक्स, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर जोर देते हैं, जो रिपब्लिकन विचारधारा से मिलती जुलती बात है। हालांकि वे डेमोक्रेट्स की सामाजिक कल्याण नीतियों का समर्थन नहीं करते। उनकी पार्टी का फोकस तकनीकी नवाचार और आर्थिक स्वतंत्रता पर हो सकता है, लेकिन नीतियों की स्पष्टता अभी सामने आने बाकी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति जो अमेरिका की है उसमें किसी तीसरी पार्टी की गुंजाइश है या नहीं है। अमेरिका की राजनीति लंबे अरसे से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक यानी इन दो पार्टियों के बीच बटी है। इन्हीं में से किसी पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है। कई बार कोशिशें हुई, लेकिन तीसरी पार्टियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बन पाई। हालांकि 3 ऐसे मौके आए जब तीसरे दल ने, यानी इन दो पार्टियों से अलग किसी दल के उम्मीदवार ने चुनाव में दमखम दिखाया। वो कब कब हुआ? पहला हुआ 1992 में। रॉस पेरोट, ये है रॉस पेरोट। इन्होंने रिफॉर्म पार्टी बनाई थी जिसके तहत इन्होंने 19% वोट हासिल किए, लेकिन कोई इलेक्टोरल वोट उन्हें नहीं मिला। अब ये इलेक्टोरल वोट क्या है इस पर अभी हम आते हैं। इसके बाद एक और नाम 1968 में जॉर्ज वॉलेस का है। जॉर्ज वॉलेस ने अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी से
13.5% वोट हासिल किए थे और 46 इलेक्टोरल वोट जीते थे। एक बड़ी सफलता थी, लेकिन काफ़ी यात्रा लंबी थी जिसे पार करके ही वो राष्ट्रपति के रूप में उस देश की सत्ता अपने हाथ में ले सकते थे। जाहिर है वहाँ पर वो बहुत पीछे। और सन 2000 में रॉल्फ नेडर, ये ग्रीन पार्टी है जो पर्यावरण को महत्व देती है, पूरी दुनिया में ग्रीन पार्टियां इस समय काम कर रही हैं, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा वो देती हैं एक तरह से महत्व। तो इस ग्रीन पार्टी से 2.7% वोट सन 2000 में रॉल्फ नेडर को मिले थे और इनकी वजह से ही अल गोर जो आए थे उनकी हार हुई थी बिल क्लिंटन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होकर। राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 538 इलेक्टर्स होते हैं जो प्रत्येक राज्य के सीनेटरों और प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर तय होते हैं। जो 270 वोट करीब पा जाता है वो राष्ट्रपति बनता है। यानी प्रत्येक राज्य में विजेता उम्मीदवार को सभी इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं, जिससे तीसरी पार्टियों के लिए जीत असंभव हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई तीसरी पार्टी है जिसे 20% लोकप्रिय वोट मिले हैं लेकिन किसी राज्य में उसे बहुमत नहीं मिला तो उसे कोई इलेक्टोरल वोट नहीं मिलेगा। यह सिस्टम दो पक्षीय वर्चस्व को बनाए रखता है। वैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के अलावा कुछ और पार्टियां भी हैं जो चुनाव लड़ती हैं। जैसे एक है लिबर्टेरियन पार्टी जो 1971 में बनी। यह मुक्त बाजार और न्यूनतम सरकार की वकालत करती है। 2020 में इसे 1.2% वोट मिले थे। इसके अलावा ग्रीन पार्टी की अभी हमने बात की, 1984 में बनी, पर्यावरण और सामाजिक न्याय पर केंद्रित। 2020 में 0.2% वोट मिले। एक पार्टी है कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी, 1992 में बनी। यह रूढ़िवादी और धार्मिक मूल्यों पर आधारित है। इसे भी बहुत सफलता नहीं मिली। वैसे अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए, 1919 में बनी। ये मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ये कभी हिस्सेदारी नहीं करती है। कुछ राज्यों में कुछ बैलेट एक्सेस से मिलता है, लेकिन इसका प्रभाव नगण्य है। सोशलिस्ट पार्टी यूएसए है, इसमें सामाजिक समानता और श्रमिक अधिकारों की वकालत ये पार्टी करती है, लेकिन इसका प्रभाव भी काफ़ी सीमित है। दरअसल अमेरिका में समाजवाद और साम्यवाद को शीत युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ से जोड़ दिया गया और इसे अन अमेरिकन यानी गैर अमेरिकी विचार कह के प्रचारित किया गया। हालांकि अमेरिका ही वो देश है जहां 1880 में 8 घंटे काम के सिद्धांत को लागू कराने के लिए 8 आवर्स मूवमेंट चला था और 1 मई मजदूर दिवस जो दुनिया में मनाया जाता है वो शिकागो के मजदूरों की हड़ताल की वजह से जो 1886 में हुई थी और उसमें तमाम मजदूरों की शहादत हुई थी, उसकी वजह से ही 1 मई को मनाया जाता है। आपने ये अगर तस्वीर कभी देखा हो, ये बैनर है 8 आवर मूवमेंट का। अमेरिका में 1880 के आसपास बहुत तेज़ी से चला। इसमें कहा गया कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, यानी 24 घंटे को इस तरह से बांटा जाना चाहिए और मजदूरों को ये हक होना चाहिए कि वो 8 घंटे काम करें। इसका नाम दिया गया 8 आवर्स मूवमेंट। और इस 8 आवर मूवमेंट का इतना असर हुआ कि पूरी दुनिया में अब एक बात मान ली गई है कि किसी भी सभ्य समाज में, स्वस्थ समाज में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने कुछ इस तरह की बातें कही हैं जो कह रहे हैं कि हफ्ते में 90 घंटे 80 घंटे काम कीजिए। एक नए किस्म का पूंजीवाद या पूंजी के तंत्र के हम सामने खड़े हैं। लेकिन अमेरिका का बुनियादी मूल्य लिबर्टी है और ये स्वतंत्रता पूंजीपतियों के लिए रक्षा कवच की तरह है। वे इसकी आड़ में अपने मुनाफे पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। वैसे वहाँ बर्नी सैंडर्स जैसे नेता भी हैं जो समाजवादी कहलाते हैं, क्योंकि वे सामाजिक कल्याण, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की वकालत करते हैं। लेकिन उनकी नीतियां भी एक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य के ढांचे में ही रहती हैं। ये संयोग नहीं है कि बीते दिनों ऐसी ही बात करने वाले न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को राष्ट्रपति ट्रंप ने पागल कम्युनिस्ट कहा था।
अब जरा देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का इतिहास क्या है, जिनका अमेरिका की राजनीति में लंबे समय से वर्चस्व बना हुआ है। दो तस्वीरें देखिए, ये अमेरिका के दो महान राष्ट्रपति। पहले अब्राहम लिंकन की बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कभी रिपब्लिकन पार्टी को भी तीसरी पार्टी के रूप में ही पहचान मिली थी। उस समय अमेरिका में फेडरलिस्ट यानी मजबूत केंद्र सरकार की वकालत करने वाली पार्टी फेडरलिस्ट पार्टी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन यानी एक ही नाम है ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, राज्यों के अधिकार को महत्व देने वाली पार्टी थी। और इन्हीं दोनों में पूरा सिस्टम बटा हुआ था। और तब रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पहली बार चुनाव जीता था अब्राहम लिंकन में। रिपब्लिकन पार्टी 1854 में बनी थी और ये जो वहाँ गुलामी प्रथा के विरोध में आंदोलन हो रहा था उससे उभरी हुई ये पार्टी थी। और इसी मुद्दे पर यानी गुलामी प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उत्तरी और दक्षिण के जो राज्य थे उनके बीच काफ़ी संघर्ष हुआ, गृहयुद्ध हुआ 1861 के आसपास। और उस समय अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने देश को एकजुट रखा और 1863 में गुलामी प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 4 मार्च 1865 को वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन 14 अप्रैल को उन्हें गोली मार दी गई सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। 15 अप्रैल 1865 को उनका निधन हो गया। लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। वैसे लिंकन समेत अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हुई और कई पर गोली चली, जिनमें रूजवेल्ट, रीगन से लेकर ट्रंप तक शामिल हैं, यानी जिन पर गोली चली। और मरने वाले कौन हैं? लिंकन के अलावा जान गंवाने वाले जेम्स गारफील्ड 1881 में, विलियम मैकिनले 1901 में और जॉन एफ कैनेडी 1963 में। यानी लिंकन को मिलाकर 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है, क्योंकि वहाँ पर विचारों को लेकर जिस तरह से या अधिकारों को लेकर जिस तरह से तनाव पैदा हुआ वो बताता है कि लोकतंत्र की कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है। जेम्स गारफील्ड 1881 में नौकरी न देने की वजह से चार्ल्स गुइटो एक था, उसने उनकी हत्या की थी। बहरहाल तो ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर अगर एक विचार आता है, जैसे महिलाओं को मताधिकार, वो 20वीं शताब्दी में जाकर मिला 1920 के आसपास। अश्वेतों को वोट का अधिकार 1965 के आसपास जाकर मिला, जबकि वहाँ क्रांति 1776 में हुई। यानी एक एक विचार के लिए 100-100 साल, 50-50 साल संघर्ष हुआ। भारत की तरह नहीं कि आपको स्वतंत्रता मिली, एक संविधान बना और सबको एक झटके में बराबर मान लिया गया, सबको बराबरी का अधिकार दे दिया गया। और शायद तभी इस अधिकार का हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं बन पाता है। बहरहाल अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी का विचार कम टैक्स, मुक्त बाजार और मजबूत रक्षा नीतियाँ, ये शुरू से रहा है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी, इनसे मिलिए, ये हैं थॉमस जेफरसन। इन्होंने एंड्रयू जैक्सन के साथ मिलकर इस पार्टी का गठन किया था 1828 में। थॉमस जेफरसन वहाँ के तीसरे राष्ट्रपति थे और 7वें राष्ट्रपति थे एंड्रयू जैक्सन। तो 1801 में थॉमस जेफरसन को राष्ट्रपति चुना गया। और महत्वपूर्ण बात है कि 1776 में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी जो अमेरिका की आज़ादी का जो घोषणा पत्र है, उसके मुख्य लेखक थॉमस जेफरसन थे। ये सामाजिक कल्याण, प्रोग्रेसिव नीतियां और सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में मदद का समर्थन करने वाली पार्टी थी। यानी दोनों ही पार्टी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पैरोकार हैं। फर्क बस इतना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर सरकार खर्च करे, इस बात पर थोड़ा ज़्यादा जोर देती है। वैसे इन दोनों पार्टियों के पहले देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसको समझना हो तो इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जॉर्ज वॉशिंगटन की है। ये दरअसल अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अमेरिका दरअसल ब्रिटिश कॉलोनी ही था। 18वीं सदी में मूल निवासियों का तो लगभग संहार ही हो गया था, यानी जो रेड इंडियंस थे।
18वीं सदी तक, उसके पहले 1-2 सदी तक ये सब चला और धीरे धीरे वहाँ पर यूरोपीय लोगों की आबादी बढ़ी। इंग्लैंड से तमाम लोग निष्कासित करके वहाँ भेजे जाते रहे। सब ब्रिटिश प्रजा थे, लेकिन धीरे धीरे स्वशासन को लेकर असंतोष सुलग रहा था। टैक्स का सवाल था, प्रतिनिधित्व का सवाल था, और इन्हीं मुद्दों पर धीरे धीरे वहाँ के लोग संगठित हुए और अमेरिका के सबसे धनी किसानों में एक जॉर्ज वॉशिंगटन कमांडर इन चीफ बन गए। वहाँ की जो सेना थी, जो स्थानीय सेना बनी, उसके कमांडर इन चीफ बन गए और 1776 में क्रांति का ऐलान हो गया। लगभग 10 साल तक उथल पुथल चली और 1789 में वॉशिंगटन को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया। कोई दूसरी पार्टी नहीं, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं। 1792 में फिर वो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए। वो पार्टियों की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन 1790 के दशक में फेडरलिस्ट यानी मजबूत केंद्र सरकार की मांग करने वाले और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन यानी राज्यों के अधिकार को महत्व देने वाले, ये 2 दल राजनीति में सक्रिय हो गए। जॉर्ज वाशिंगटन ने इन सब की काफ़ी आलोचना की, लेकिन 1796 में ये स्पष्ट हो गया कि अब सर्वसम्मत से चुनाव संभव नहीं है और 1796 में पहली बार वहाँ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें मजबूत केंद्र सरकार की वकालत करने वाले फेडरलिस्ट पार्टी के नेता जॉन एडम्स ने जीत हासिल की। यानी अमेरिका के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो जॉन एडम्स थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थॉमस जेफरसन को हरा दिया। एक दिलचस्प बात यह है कि उस समय के नियम के मुताबिक दूसरे स्थान पर रहने वाले को उपराष्ट्रपति बनाया जाता था। यह आज के लिहाज से असंभव सी लगने वाली बात है। और फिर 1991 में 22वें संविधान संशोधन को लागू किया गया, जिसके तहत अधिकतम 2 बार ही कोई राष्ट्रपति रह सकता है। इसके पहले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। किसी को बेहद शक्तिशाली होने से रोकने के लिए यह नियम बनाया गया था। अब स्थिति में सवाल उठना स्वाभाविक है, जो ये स्थिति है कि एलन मस्क जिस अमेरिका पार्टी का गठन कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा। हालांकि मस्क के पक्ष में कुछ बातें तो जरूर हैं। मस्क की संपत्ति, एक्स प्लेटफॉर्म, जो एक तरह से लोगों का विचार और मानसिकता बदलने की हैसियत रखता है, और तमाम नौजवान जो उनका समर्थन कर रहे हैं, इनकी पार्टी को शुरुआती लोकप्रियता दिला सकते हैं। 40% अमेरिका के लोग जो हैं वो तीसरी पार्टी का समर्थन करते हैं, ऐसे कुछ सर्वेज में दावा किया गया है। हालांकि इसकी जांच अभी बाकी है। एंड्रयू यांग ने मस्क के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। फॉरवर्ड पार्टी के सह संस्थापक एंड्रयू यांग यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई के जबरदस्त समर्थक हैं। हर वयस्क को $1000 प्रति माह फ्रीडम डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। ऐसा जब उन्होंने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी बनने की कोशिश की थी, उस समय कहा था, लेकिन बाद में वो जो बाइडेन के समर्थन में आ गए थे। शुरुआत में मस्क ने उस समय यांग का समर्थन किया था, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इलेक्टोरल कॉलेज यानी जो एक जीतता है वो सब कुछ ले लेता है, यानी अगर आपने बहुमत नहीं पाया तो आपको वहाँ का कोई इलेक्टोरल जो वोट है वो नहीं मिलेगा, यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो इस सिस्टम में, ये सिस्टम जो है वो तीसरी पार्टियों की जीत को असंभव बना देता है। फिर बैलेट एक्सेस के लिए हस्ताक्षर जुटाना भी महंगा है और संगठनात्मक कमी। मस्क की पार्टी में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जैसा नेटवर्क होने में बहुत समय लगेगा। उधर लिबर्टेरियन पार्टी ने मस्क को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है, ये कहते हुए कि नई पार्टी बनाना गलत होगा। जाहिर है मस्क के लिए रास्ता आसान नहीं है, उनके पास संसाधन बहुत हैं, लेकिन ये शायद नई पार्टी को ज़मीन दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.